जय हिंद जय हिंद। जय हिंद टाबरो। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, जय हिंद सर। गुरु जी के चरणों में हमारा प्रणाम, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। चलिए सर, आपने सेट 3 नहीं दिया है, अच्छा नहीं गया है, ओहो मिस्टेक हो गया ना, तो ब्लंडर हो गया। खैर कोई नहीं, आप आज मैं डांट लगाता हूँ। और सब लोग को एक्चुअली क्या है ना कि जो इस देखने वाले हैं, जो एक्चुअली छुट्टी पर है, वो उसके घर में कोई शादी है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। मंडे से जो है सब कुछ सही हो जाएगा। सर, आपकी क्लास देख के मेरे इंग्लिश का स्कोर बढ़ने लग रहा है। इससे खूबसूरत चीज क्या ही होगी, है ना? इससे बेहतरीन चीज क्या होगी? चलो, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों की मांगे जो है मान ली गई हैं। जो आपने जो कहा था, तुम जो भी कह दोगे ना, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो, जो चीज आप जानना चाहते हो, वो चीज मैं देने के लिए तैयार हूं। चलो, आज बात करेंगे सारी चीजों के बारे में, एक एक करके, और सारे क्वेश्चंस में आज कुछ नया चीज आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा थोड़े ना। सरप्राइज आपके लिए, एक सरप्राइज है, और देखोगे आप, आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ सर, पीडीएफ नाइट में ही डलवा दीजिए। अच्छा चलो, मैं पीडीएफ का कोई बंदोबस्त करता हूं, है ना, आप परेशान मत होइए। और एक टाइम मैं सेट कर दूंगा, सेम उसी टाइम पर पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी। उससे मेरा भी जो है मुझे भी अटेंशन रहेगा कि हाँ उसी टाइम पर जाना है, और जो है उनको एक जो है शेड्यूल बन जाएगा उसका। चलो, झारखंड के बोकारो की धरती से प्रणाम है सर जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम खुशनसीब है आप जैसे सर से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरी भी खुशनसीबी है कि आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं, इस खूबसूरत सी क्लास में हैं। और कहीं ना कहीं एक से तो होता नहीं है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और दोनों मिलके जो है इस जंग को आगे की तरफ लेके चलेंगे और करेंगे, और बढ़िया लेवल पर पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है, तुम साथ दो अगर तो दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो तुम साथ हो तो फिर बात की चिंता कहाँ हमें है। आप बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, मेरा काम है बढ़िया से बताना, बढ़िया से पढ़ाना, और आपका है काम बढ़िया से पढ़ना। चलिए, बहुत 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 सभी लोग जहां कहाँ आप अब लोग लिखना शुरू कर दिए। काशी की धरती से, कोई कह रहा है यूपी के रामपुर की धरती से, प्रयागराज की धरती से, पश्चिम बंगाल की धरती से, अखंड भारत से। अगर आप अखंड भारत से जहां से भी कहीं हैं, आपको दिल से यहां पर मैं स्वागत करता हूं, और पटना से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस सेट को आगे की तरफ पूरा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यह है एसएससी एमटीएस 30/9/2024 का, 12:30 से लेके 2:30 तक, यानी 12:30 से लेके 2:30 तक का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन में पूछा है कि लेट अस एप्रिसिएट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू प्रमोशनल एफर्ट्स टू द कम्युनिटी। यहां पर कह रहा है कि वन ऑफ द 4 अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यानी 4 जो दिए गए हैं, जो अंडरलाइन किए गए हैं, उनमें से एक जो है वो इसे इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है, गलत स्पेलिंग लिखा गया है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचानिए, पकड़िए, उसको चाप दीजिए। चलो देखते हैं। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट सही है। कॉन्ट्रीब्यूट सही है। COMMUNITY, कम्युनिटी गलत है, डबल एम होगा आंसर सी को चाप दिया गया, पकड़ के सीधा चाप दिए। कम्युनिटी, बहुत बहुत लाजवाब, लाजवाब बच्चे, सारे बच्चे आंसर सी दे दिए। अगला देखो, द कंपनी प्लान्स टू, यानी कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि टू एक्सपांड करे इट्स ऑपरेशनल्स, उसके जो ऑपरेशंस हैं, इनटू ग्लोबल मार्केट्स सून। यानी जो कंपनी है वो प्लान कर रही है, क्या प्लान कर रही है भाई? कि एक्सपांड किया जाए, है ना, एक्सपांड किया जाए उसके, यानी किसके, कंपनी के क्या क्या जो ऑपरेशंस जो है, कहां पर? तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया भर के मार्केट्स के अंदर, और जल्द ही। अब यहां से क्वेश्चन जो है, ये तो हो गया सेंटेंस। डायरेक्शन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या है ये? तो विलोम शब्द। क्या है? तो उसके उल्टा एंटोनीम। तो एंटोनीम मतलब विलोम होता है। अब देखो, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, है ना, स्प्रेड कर देना, फैला देना। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता, है ना, जिसने कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी, जो एक कल्चरल मतलब सांस्कृतिक विविधता जो पाई जाती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी होता है ना। रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देना,
किसी चीज को फैलने नहीं देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उस पर पाबंदी लगा देना, रिस्ट्रिक्ट कहलाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को छांट देना, हटा देना। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है। तुम लोग यही चाहते थे ना, तुम लोग का यही मांग था ना कि सर हमारे लिए आप एक और काम कर दीजिए। और हमारे लिए वो काम क्या करना है कि सर जितने शब्द लिखे हुए हैं जो आप कहते हैं, हो सकता है कि वो चीज कहने में हम लिख ना पाए या उस समय के अंदर हम लिख ना पाए, सर हमारे लिए काम कर दीजिए, इन शब्दों के हिंदी अर्थ लेके आइए। लो, अरे मैंने कहा ना कि तुम जो मांगोगे वो देंगे, जो तुम्हारा डिमांड होगा केजीएस तुम्हारा सप्लाई देने के लिए तैयार है। पीएस सर तुम्हें वो सप्लाई देने के लिए तैयार है। इसी की तुम बात कर रहे थे, कई दिनों से बात कर रहे थे कि सर ये कब आएगा, ये कब आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। लो, आ गया है। कहा ना, हमें और नहीं चाहिए, हमें ऐसी मंजिल चाहिए जिस पर हमारे अपने बच्चे हो। दरियाद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें मंजिल के उस पार, लेकिन जिस मंजिल पर हमारे टावर ना दिखाई दे वो मंजिल किस काम की। हमें वो नहीं चाहिए मंजिल जिसमें आप सभी ना दिखते हो। हमें नहीं चाहिए वो मंजिल जिस मंजिल पर पहुंचने के बाद हमारे बच्चे ना दिखाई देते हो। हर हाल में हमें चाहिए तो एक ही चीज चाहिए, वो हमारे बच्चे। यही चीज है, आपने कहा और देखो आज से लाना शुरू कर दिया। आज के बाद से सारे जो भी होंगे, और तो और मैं नई नई चीजें और लेने की कोशिश करूंगा, और कुछ कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप चिंता मत करिए। चलो देखो, एक्सपैंड का मतलब होता है क्या करना, विस्तार करना, मतलब फैला देना, है ना। और स्प्रेड का मतलब विस्तार करना। अगर कभी इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन से सिनोनिम कभी पूछेगा तो सिनोनिम हम क्या कर देंगे, स्प्रेड, यानी ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम। ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफाई का मतलब विविधता होता है, अलग अलग होता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, यानी ये क्या हो जाएगा, विस्तार करना। और ये क्या कर दिया तो उसका एंटोनिम बना दिया, यानी क्या कर दिया तो ये इसका रोक लगा दिया, है ना, रिस्ट्रिक्शन पैदा कर दिया। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। एलिमिनेशन मेथड तो कई बार सिखाया हूं। इसको काट दो, अगर 4 ऑप्शन है, अगर मान के चलो 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, प्रोबेबिलिटी हो गई 25% की। मान के चलो कि 3 ऑप्शन बच गए, एक है तो प्रोबेबिलिटी होगी 33.33% की। अगर मान के चलो एक और को काट दिया तो बच गए 2, 2 में से एक है, 50% का चांस बन गया। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट का मतलब होता है छाटना, हटाना, उसको साइड कर देना। बाहर निकलो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वही क्या होता है, हटा देना, एलिमिनेट कर देना। चलो आप अब देखो, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जो मन करे वो दो। ये कब होगा, जब सर सिनोनिम पूछेगा। क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देना। डाइवर्सिफाई क्या कर देगा, अलग अलग, तो यूनाइटेड डाइवर्सिफाई, एक बना देना, है ना, यूनिवर्स कर देना, तो डाइवर्सिफाई कर देना। एलिमिनेट कर देना, हटा देना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। चलो पीडीएफ में आंसर नहीं होगा, पहले ही आंसर दे दूंगा, तुम लोग आंसर दे के मार दोगे। पीडीएफ देखो, एक पीडीएफ अपलोड होगा, उसके बाद फिर एक पीडीएफ अपलोड होगा जिसमें आंसर की के साथ रहेगा। तो लोग पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, पीडीएफ 1-2 दिन में सब अपने लाइन पर आ जाए, सब चीज ट्रैक पर आएगा, सब चीज ट्रैक पर आएगा बाबू। और देखो, कह रहा है टू शो द व्हाइट फेदर। व्हाइट का मतलब होता है सफेद, और फेदर का मतलब होता है पंख। देखो, सफेद पंख दिखाना या सफेद झंडा दिखाना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनके बारे में हम बातें करते हैं। आओ थोड़ा सा बात करते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो कि लाल कलर का मतलब क्या है। रेड सिग्नल या रेड फ्लैग कह लो या रेड फेदर कह लो, कुछ भी कह लो, हर रंग का एक एक मतलब होता है। ये जो लाल रंग है ना, ये लाल रंग है खतरा, ये क्या है, डेंजर, ये खतरा का निशानी है, इसको रोकने का निशानी है। इसीलिए देखोगे तो रेलवे जो होती है उस पर रेड सिग्नल दिखाया जाता है कि गाड़ी रुक जाए। आप देखोगे कि जब सिग्नल जाते हो, गाड़ी से जब जाते हो तो सिग्नल, ट्रैफिक का सिग्नल लाल होता है, मतलब रुक जाना, तो ये क्या है, तो रेड हो गया। ऐसे ही एक और रंग होता है येलो। अब देखो येलो का मतलब क्या है, तो येलो का मतलब होता है कि जब आप कोई, देखो आपको क्या है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, इसको कहते हैं आराम। क्या है, आराम, आराम से, धीरे धीरे, एकदम होले होले, वही चीज क्या है, आराम। मतलब जैसे मान के चलो सिग्नल है, सिग्नल अगर रेड है रुक जाओ, अगर येलो है तो धीरे धीरे चलिए, मतलब आगे अभी और चीजें हैं। जैसे कोई ट्रेन के आगे कोई ट्रेन है तो फिर अब हरी झंडी तो नहीं दिखा देगा, हरी बत्ती तो नहीं दिखा देगा, तो फिर येलो, नील, जो पीली बत्ती दिखाता है, इसका मतलब तुम्हारे आगे गाड़ी है, इसलिए आराम से चलो। एक और चीज है ग्रीन,
ग्रीन होता है। तो ग्रीन का मतलब होता है हरा। हरा मतलब बोले तो मतलब इसका मतलब चाप दो। ये क्या होता है? चाप दो, एकदम बढ़ते जाओ। पूरा क्या है? ग्रीन मतलब चाप देना है एकदम, मतलब एकदम पूरा है, जो खाली खाली है एकदम पूरा चाप दो, तो वही क्या होता है? ग्रीन। इसमें और देखो, एक अब इस पे ब्लैक तो नहीं दिखेगा, एक और कलर कहां गया? देखो एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समय उतना नहीं है। एक और होता है रंग जिसको कहते हैं केसरिया, है ना। केसरिया का मतलब होता है, केसरिया का मतलब होता है बलिदान। यानी ये क्या है? सैक्रिफाइस। यानी ये जो है ये कहलाता है बलिदान का। बलिदान, बलिदान का प्रतीक है केसरिया। इसीलिए आप झंडा देखोगे तो झंडा में तीन कलर होते हैं, इसीलिए झंडे को कहते हैं ट्राई कलर्स। यानी ट्राई मतलब तीन, जिसमें केसरिया किसका प्रतीक है? तो बलिदान का प्रतीक है। तो बलिदान को दिखाने का काम कौन करता है? तो केसरिया। समझ में आ गया? तो ये बलिदान को दिखाएगा। आप आ जाओ इसी में सफेद। सफेद का एक मतलब होता है, सफेद का मतलब होता है, कभी भी सफेद दिखाता है किस चीज को? तो सफेद होता है शांति का, शांति का प्रतीक है। शांति, शांति का प्रतीक जैसे भी हो, मतलब ये जो है शांति का प्रतीक होता है सफेद कलर। इसीलिए देखोगे कि जब सफेद झंडा दिखाया जाता है, इसका मतलब सरेंडर करना होता है, हम शांति चाहते हैं, और शांति दिखाने को क्या कहते हैं? तो यही सफेद कलर से। इसी में आप देखोगे यहां पर अगर काला झंडा दिखाया जाता है, अब काला दिख नहीं रहा होगा, जो काला झंडा दिखाया जाता है, इस काला झंडे का मतलब होता है कि ये दिखा रहा है आपको बुरा भला करने को, यानी बुरा भला करने की बात को दिखाता है काला झंडा। इसीलिए देखोगे तो जब गांधी जी जब उतरे थे और भगत सिंह को जब फांसी लगी थी, हाँ, तो भगत सिंह को जब फांसी लगी थी तो भगत सिंह की फांसी के बाद क्या किया गया था? कई लोगों ने उनको क्या दिखाया? तो उनको काला झंडा दिखाया। क्या दिखाया? काला झंडा दिखाया। हाँ, जैसे मन करे ऐसे लिख लो तुम लोग, हिंदी अपने को ऐसे, हिंदी के में हाथ तंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना मेन चीज? तो ये है, आप देखोगे। और तो और ये जो ग्रीन है, इसका एक और ग्रीन कलर होता है, और वो ग्रीन का मतलब हो जाएगा हरियाली का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको काम देती हैं, ईडियम्स में एक समझ विकसित करती है कि यहां पर कह रहा है टू शो मतलब दिखाना। क्या दिखाना? व्हाइट फेदर्स दिखाना। इसका मतलब कोई सरेंडर कर रहा है, और सरेंडर कर रहा है इसका मतलब क्या है? टू शो एंगर। एंगर के लिए होगा? नहीं सर, नहीं होगा। टू एक्ट ब्रेवली, बहादुरी का प्रतीक नहीं होता है, ये बहादुरी का नहीं, ये दिखाता है केसरिया रंग। उसके बाद क्या है? ये देखो, टू एक्ट कावर्डली, टू मेंटेन पीस। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर तुमको क्वेश्चन लड़ाएगा, लड़ाने का काम करता है। अब देखो ध्यान से, यानी टू शो का मतलब होता है दिखाना, किसी चीज को क्या करना? दिखाना। और क्या दिखाना? सफेद पंख दिखाना। अब जो है बच्चा, देखो सारे बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं, लेकिन बाबू इस बी का मतलब है टू मेंटेन करना पीस को, कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का मतलब यह है कि आपने दिखाया अगर सफेद झंडा, जैसे आप देखोगे कई ऐसे योद्धा हुए हैं इतिहास में कि अगर उन्होंने जाके आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, या तो आप जाइए और जाके आप लड़ते लड़ते जो है अपना बलिदान दे दीजिए, अपने आप को खत्म करवा दीजिए। राजस्थान के इतिहास को जब मैं पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आया कि राजस्थान वाकई में वीरों और वीरांगनाओं की धरती है। मैं एक दो किस्से ऐसे पढ़ने को मुझे मिला कि जहां पर यह दिखा कि जो मां अपने बच्चे को जन्म देते समय भी उतना खुश नहीं हुई थी जब उनका बेटा इस देश के लिए शहादत का जो है जब प्राप्त करता है, जब उसको शहादत मिलती है उतना भी खुश नहीं। उस मां इतनी खुश नसीब थी कि मेरा बेटा जब जन्म हुआ था, उतना भी खुश नहीं थी जब देश के लिए लड़ते हुए मर गई। कहने का मतलब है कि जो मतलब दिखाया, क्या दिखाया? सफेद फेदर दिखाया, यानी सफेद पंख दिखाया, इसका मतलब कावर्डली, डरपोक साबित हो गया। तो यानी टू एक्ट कावर्डली होगा, ना कि टू मेंटेन पीस होगा। व्हाइट फ्लैग अगर कर देगा तो इसका मतलब हो जाएगा टू मेंटेन पीस, है ना, शांति व्यवस्था बनाना। तो ये हो जाएगा कैसे कोई व्यक्ति जो है वो क्या किया कि मतलब डरपोक टाइप का है, खुद सरेंडर कर दिया, तो वही होता है टू एक्ट कावर्डली। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं सारी चीजों को बता के चला हूं। और देखो कह रहा है क्या कि आफ्टर दियर डिसअग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू सेपरेट दियर बिलोंगिंग्स एंड पार्ट वेज, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेपरेट करने की बात कर रहा है।
देखो कह रहा है क्या बाबू, सेपरेट, एस ई पी रेट होता है, RATE ये है, ये रहा एस ई पी ई से प, SEPE होता है कि SEPA होता है, तो SEPE नहीं होता है, SEPA होता है, यानी सेपरेट, तो सेपरेट आंसर हो गया बी। ये गलत है, सारे बच्चों ने आंसर दिया है बी। और देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? ट्रायम्फ। आप शायद अगर पढ़े होंगे 10वीं क्लास की किताब को, CBSE वाली किताब जो है, तो उसमें लिखा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। 9वीं की 10वीं क्लास में वो एक कहानी था जिसमें था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एक कुत्ते की जो सर्जरी होती है उसकी जीत। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। ट्रायम्फ मतलब विजय होता है ना, जीत, विजय, खुशी को कहते हैं। तो उल्टा साफ शब्द फेलियर। अब सुनो, अब बाकी सबका मतलब क्या है। लैप्स का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना, चूक होने को कहते हैं लैप्स। डिले मतलब होता है देरी से, फेलियर का मतलब होता है असफल, और अटेंटिवनेस का मतलब होता है सचेत, सावधान, सतर्क। अच्छा 9th में है, हाँ बिल्कुल, लो यही बात कर रहे थे ना, यही चीज चाहते हो ना। अरे तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम सब्जी मांगोगे हम पनीर देंगे। आगे देखो क्या कह रहा है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, ठीक है। लैप्स का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? चूक, किसी चीज में चूक जो होता है उसे कहते हैं लैप्स। डिले मतलब होता है देरी से, कि जो देरी से आने की संभावना है, यानी ट्रेन इज रनिंग लेट, तो डिले है ना, डिले भी होता है। यहां पर फेलियर मतलब होता है असफलता। अटेंटिवनेस लगा है सावधानी, सतर्क है, तो वही चीज कहलाता है। अब विजय है यानी सक्सेस, सक्सेस का उल्टा हो जाएगा फेलियर। एंटोनिम पूछ रहा है। द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल, द ब्रेड वॉज ड्रायर। ड्रायर जो है, देखो एक शब्द याद रखना, जैसे आपको एडजेक्टिव कराया था। कोलैप्स का मतलब होता है बाबू कोई चीज ढह जाना, है ना, खत्म हो जाना। कोलैप्स कर गया, बिल्डिंग जो है वो गिर गया, तो बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। अब देखो एक शब्द होता है ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा, कोई चीज सूख जाना उसे ड्राई कहते हैं। इस ड्राई का कंपैरेटिव जो होता है वो DRY है, तो Y को IE में चेंज करेंगे और R लगाएंगे, ड्रायर। और इसका सुपरलेटिव होगा ड्राईएस्ट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, और यही ड्रायर यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ड्रायर। तो अब यहां पर जो ड्रायर है, ये ड्रायर होता है कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव की तो बात ही नहीं है। कोई ब्रेड है जो ड्राई है और स्टेल है, ड्राई मतलब सूखा है और स्टेल मतलब बासी है, तो इसका मतलब कि यहां ड्रायर नहीं होगा। अगर ड्रायर होगा तो फिर बताना पड़ेगा किससे, किससे सूखा है। तो यहां पर मच ड्रायर तो होगा ही नहीं, ड्राईएस्ट तो होगा ही नहीं, मोर ड्रायर, मोर भी कंपैरेटिव और ड्रायर भी कंपैरेटिव, ये भी नहीं होगा, ड्राई होगा, आंसर डी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बूचर्ड, यानी एक बिल्डिंग, एक ऐसा कोई घर, ऐसा कोई इमारत, एक ऐसा कोई बिल्डिंग जो क्या है, वेयर जहां पर एनिमल्स यानी जानवर जो है, आर बूचर्ड जो क्या होते हैं, उनको काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है ना। यहां देखो ब्यूरो मतलब होता है मांद, जो ब्यूरो होता है वो मांद कहलाता है। सिमिट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ये मिट्टी से जिंदगी है, सिमिट्री में खत्म हो जाती है। नहीं देखोगे कब्रिस्तान के बाहर एक बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई थी कि तेरी जिंदगी का जो अंतिम पड़ाव यहीं पर था, पूरी उम्र लग गई तुझे यहां आते आते। तो वही चीज क्या है, सिमिट्री मतलब कब्रिस्तान जो होता है। डिकेंटर याद है, मेंस में क्वेश्चन पूछा था। डिकेंटर का मतलब होता है शीशे का प्याला, जो शराब पीने वाले होते हैं उन्होंने शीशे का एक प्याला रखते हैं, तो वही प्याला होता है क्या, डिकेंटर। एबिटोर का मतलब होता है कसाई खाना, जहां पर कसाई खाना यानी जो काटा जाता है जानवरों को। यानी ये कहने का मतलब है कि एक बिल्डिंग जहां पर जानवरों को बूचर किया जाता है, तो ब्यूरो का मतलब तो मांद हो गया, छेद हो गया, बिल हो गया। उसके बाद सिमिट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, सिमिट्री का मतलब क्या होगा, कब्रिस्तान। और डिकेंटर का मतलब होता है शीशे की सुराही,
जो एक प्याला जैसा होता है। और एबिट्योर का मतलब होता है कसाई खाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एबिट्योर यानी कसाई खाना है। तो आंसर क्या है? डी है। क्लियर? नेक्स्ट। सर आप इतने अच्छे क्यों हैं? भाई अच्छे काहे हैं? ये मोहब्बत से दुनिया चलेगी। कितनी बार तो कहा था, लास्ट क्लास में मैंने नहीं कहा था कि जब चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया पहले से ही नफरत की आखिरी दहलीज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। कोई और तरीका ही नहीं है इस दुनिया को अच्छा बनाने का। चलो चलो देखो, कह रहा है क्या, एंटोनिम फिर से पूछ दिया है कि दे ऑल फेल्ट, वे सभी महसूस करते हैं, दैट की द मूवी वॉज, कि जो मूवी था वो कैसा था, ट्रूली कैप्टिवेटिंग एंड अनफॉरगेटेबल। यानी जिस चीज को, जिस मूवी को देखा गया, उस मूवी को देखने के बाद ये पता चला कि वाकई में हर हाल में कहा जाए कि वो जो मूवी थी वो कैप्टिवेटिंग थी। यानी कैप्टिवेट का मतलब होता है ना, इसको याद भी कराया था, कपटी बातों से। यानी कपटी कपटी बातों से सामने वाले को कैप्टिवेट कर लेता है। यानी सामने वाले को क्या कर लेता है? कैप्टिवेट कर लेता है। कैप्टिवेट का मतलब होता है क्या, कि जो मतलब सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेना, है ना। यानी अपनी तरफ जो खींच लेना, वही क्या होता है? जो कैप्टिवेट कहलाता है। ठीक है, अब देखो एंटोनी पूछा है, कैरिस्मेटिक का मतलब आकर्षक होता है, रिपंजेंट का मतलब होता है जो मतलब बेकार सा होता है, रिलेटेबल मतलब होता है किसी चीज को रिलेट करना, और टेंटलाइजिंग का मतलब होता है किसी को मतलब जी ललचाने टाइप का होता है। देखो पूरा लिखा हुआ है। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? लुभावना। कैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? करिश्माई। करिश्माई, अब देखो हिंदी प्योर आया, ये मत कहना कि सर ये क्या है। करिश्माई का मतलब होता है कैरिज्मा, है ना। आपको कराया था ना, ये शब्द कराया है कैरिज्मा। कैरिज्मा का मतलब क्या होता है? आकर्षक, है ना। जो एक तरीके से आकर्षक है, लुभावना है, वही चीज कहलाता है। तो वही करिश्मेटिक है। ये रिपंजन का मतलब होता है मतलब घृणात्मक, है ना, घृणास्पद, जो घृणा जिसे करने का है। रिलेटेबल का मतलब संबंध होता है कि बड़ा संबंधित है, ये रिलेटेबल है। और पंजेंट का मतलब होता है ललचाने वाला, जी ललचाने को कहते हैं, टेंटलाइजिंग करने को कहते हैं जी ललचाना। अब समझो, अब यहां पर क्या है, कैप्टिवेट का मतलब क्या हो गया? तो कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को लुभा देना। कपटी कपटी बातों से सामने वाले को क्या कर दिया? तो कैप्टिवेट कर लिया। यानी कपटी कपटी बातों से सामने वाले को कैप्टिवेट कर लिया। अब देखो, अब यहां पर जो है कि कैरिज्मा, तो ये तो लुभावना है, ये भी अपनी तरफ खींच ही रहा है, ये रिलेटेबल है, संबंधित है, ये जी ललचाना है। उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा? रिपंजेंट। अब देखो ऐसे भी निकाला जाता है। कैसे? ये क्या है? तो सर ये तो सामने वाले को मतलब अपनी तरफ आकर्षित ही तो कर रहा है ना, तो यानी प्लस पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, अच्छा शब्द है। आकर्षक जो है, रिपंजेंट ये नेगेटिव शब्द है, घृणा करना, नफरत करना। रिलेटेबल देखो दोनों है, संबंधित है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये क्या है? जी ललचाना, अपनी तरफ किसी को खींच लेना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, आंसर बी। और देखो रिवरेंट, रिवरेंट का मतलब होता है सम्मान, श्रद्धा, किसी का सम्मान देना। जैसे हमारे यहां देखोगे तो रिवर, यानी हमारा देश इतना महान है ना, यानी हमारा भारत इतना महान है कि जिसने निर्जीव चीजों को भी पर्सोनिफाई करके और उसको जिंदा कर दिया है। एकमात्र हमारा देश है कि जहां पर पत्थरों को भी भगवान दिखा, पत्थरों में भी भगवान दिखा देते हैं। क्योंकि हम जाके मंदिर में यूं ही नहीं जाते, निर्जीव को भी हम क्या कर देते हैं? जीवित कर देते हैं। आप देखोगे कि हमारे यहाँ, हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है कि जहां पर गंगा को गंगा नहीं, मां गंगा कह के पुकारा जाता है। यानी जो एक रिस्पेक्ट वाली भावना होती है, तो रिवरेंट होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सिनोनिम कह रहा है। ठीक है। रस्ड का मतलब होता है किसी को घसीटना, रस्ड कर देना, अचानक से कोई चीज हो जाना, वो है। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है। रिस्पेक्टफुल, आंसर तो सीधा आ गया, रिस्पेक्टफुल। रिलेटेड का मतलब संबंधित। क्या का देखो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख के लाया हूं, सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा कि रेवरेंट मतलब श्रद्धालु है, अच्छा खासा है, जो बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से है, वो चीज कहलाएगा। उसके बाद रस्ट का मतलब अचानक से झपट्टा, है ना, झपटना किसी चीज पर, अचानक से हमला कर देना, वो रस्ट है ना। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है। रिस्पेक्टफुल मतलब श्रद्धालु। अब श्रद्धालु का मतलब क्या है? रिस्पेक्टफुल, यानी काफी सम्मान जिसके अंदर है, वो चीज कहलाता है। और रिलेटेड का मतलब संबंधित। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल है। इंपॉर्टेंट भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? सारे शब्द है ये। देखो
कह रहा है वॉइस, आओ सीजीएल की दुनिया में जरा गोता लगाते हैं और इन सारे तमाम शब्दों को, तमाम सवालों को ऐसे बनाते हैं कि फिर इससे ऐसे तो मतलब लॉलीपॉप समझ के। आओ देखो देखो क्या कह रहा है कि द होमवर्क मस्ट बी डन। अब बताओ मस्ट बी डन इसका मतलब क्या है कि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस है, तो मस्ट बी डन का क्या, विल का मस्ट हुआ होगा, शुड का मस्ट हुआ होगा, यहां डू का हुआ, मस्ट का मस्ट हुआ होगा। आंसर बोलो, सी चाप दिया। और देखो ये देखो, पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड, यानी पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। सो लार्जली कि सो प्राइमरली, स्लोली, हाईली, चीफली, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, ठीक है। और वैसे भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन का सिनोनिम जैसा ही है। आप देखो सेंटेंस पढ़ के आंसर आ रहा है कि पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज्ड सो दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, लगभग जैसे आ रहा है कि मार ही डालेगा क्या, समझ में आया। तो वही है, पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली। प्राइमरली मतलब होता है मुख्यतः, है ना, प्राथमिक। स्लोली मतलब धीरे धीरे ना। चीफली मतलब मुख्यतः ये भी है। हाईली मतलब बहुत ज्यादा, हाई हो गया, पॉल्यूशन लेवल हाई है, लो है तो हाई हो गया है, तो वही क्या, सो हाईली, बहुत ज्यादा। हाँ ये आओ क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। तुम लोग क्या कह रहा है, अरेंज करो जरा इसको, बनाओ। पीक्यूआरएस के लिए थोड़ा सा वक्त देना जरूरी भी है ना। वक्त थोड़ा बढ़िया से वक्त देंगे, नहीं तो फिर तुम लोग कहोगे कि वक्त ऐसा ना दीजिए कि भीख लगे। बाकी जो आपको ठीक लगे, तो वक्त पूरा लीजिए और बनाइए इस क्वेश्चन को। अरे उतना पढ़ लो बाबू, उसके बाद तुम बात करना खुद ही। तुम पहले पूरा पढ़ तो लो। देखो एक बात बताओ, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। सर ऑप्शन तो बन रहा है ए से और ई से। आइए, ई कह रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, यानी किसके, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में ई है। ई के बाद सी कह रहा है हैज बीन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ई के बाद डी नहीं होगा। फिर कह रहा है ई के बाद सी, तो एंड इट्स कंटिन्यूज टू यूज ऑफ अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस, ई से सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा। ये बात 100% सही है। ई खत्म, जो ऑप्शन कटवा दिया मेरा काम खत्म। अब सुनो, ए और ए से शुरू हो रहा है। कह रहा है कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। फिर क्या है, तो ए के बाद यहां पर डी है और ई है, तो ए के बाद डी और ए के बाद ई। कह रहा है कि द यूज ऑफ एनुअल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, और यह कह रहा है कि द यूज ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। क्या है, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, यानी डी के बाद ई होगा। और डी के बाद ई कहां है, ये है यहां पर। देखो यहां पर तो डी के पहले ई है, डी के बाद ई होगा। आंसर हो गया डी। पूरा पढ़ के देख लो क्या कह रहा है कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, हम जानवरों की भाई रिसर्च करी जाती है, हैज बीन कंसिडरेबल, जो कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस। जब भी कोई आता है तो टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, किस चीज पर, तो जानवरों पर। और देखो ये देखो, ब्रेक अ लेग, ये बात कई बार आ चुका है, कई बार पढ़ा दिया हूं। ब्रेक अ लेग, ब्रेक टांग तोड़ दूंगा, टांग नहीं तोड़ दूंगा। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है कि एकदम तुम्हें जो है हर तरीके से तुम्हारा मतलब तुमको बधाई देते हैं, तो बधाई देते हैं तो यानी ब्रेक अ लेग करना, यानी गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ नहीं होगा। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क नहीं,
इनकरेज समवन टू एंगेज रिस्की एक्टिविटीज नहीं, विश करना समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस नहीं कहते हैं। जब भी, अब आगे से तुम लोग ध्यान दो, आगे से कभी भी कोई भी किसी को क्या कहना हो, अगर किसी को बधाई देना हो तो बेस्ट ऑफ लक नहीं कहना। अब यही चीज है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ चीजें उतारनी पड़ेगी। कभी भी किसी को बधाई देना हो तो बेस्ट ऑफ लक नहीं कहना। आगे से क्या कहोगे? ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, क्योंकि ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना। तो ये बात याद रखना, आप कभी भी बेस्ट ऑफ लक आगे से नहीं कहना। चलो देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ए लोकेशन ABYS, एबिस्मल होता है, एबिस्मल मतलब अथाह होता है, आंसर हो गया बी। एबिस्मल 20 मील की दूरी एबिस्मल होती है। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, अगर तुम चाहते हो होना एक अच्छा डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब होता है पता लगाना, डिटेक्ट मतलब पता लगाना, आई भी मतलब वाला वाली, यानी पता लगाने वाला, पता लगाने वाली, यानी इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर। इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, कि अगर आप किसी चीज में पता लगाना वाला बनना चाहते हैं तो आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। क्या? कॉम्प्रिहेंसिव, समझ, आइटमाइज्ड, अलग अलग रूप से देखना है। देखो इंट्रूसिव और डिसइंटरेस्टेड, इंट्रूसिव जटिल टाइप का, और इंटरेस्टेड का मतलब, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जब आप उस चीज में ध्यान नहीं देते, है ना, यानी जब आप ध्यान नहीं देते हैं या नापसंद करते। इंटरेस्टेड समझते हो ना, इंटरेस्टिंग, डिसइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टेड नहीं होता, वो पक्षपात हो जाएगा। देखो क्या कहना है, इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, मतलब एक तरीके से ध्यान ढंग से समझना, व्यापक तरीके से समझना, है ना। आइटमाइज का मतलब अलग अलग उल्लेख करना, अलग अलग आइटम अलग अलग होते हैं ना, आइटमाइज कर देना। देखो इंट्रूसिव मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठिया टाइप का जो होता है, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है उदासीनता, जो मतलब इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब यह है कि तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो उल्टा कर दो तो इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा व्यक्ति जो शो नहीं, दिखाता नहीं है, मतलब जो दिखाता नहीं है ये, और क्या नहीं दिखाता है तो रिस्पॉन्स को, जो अच्छा है या बुरा है ना, मतलब इंटरेस्ट नहीं देना। सैनिक का मतलब होता है, देखो ये सैनिक एक शब्द है ना, जो मिसंथ्रोप होता है, जो मानव जाति से नफरत करता है उसे। फोबिक का मतलब होता है डर। स्केप्टिक का मतलब होता है शक्की, स्केप्टिकल होता है, शक करती है कि मेरा पति कल कहां था, स्केप्टिकल। स्टोइक का मतलब होता है कि जिसको ना कुछ पाने की चाहत है, ना खोने का गम, ना उसको अच्छा पता है ना उसका बुरा पता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। कंचन और काम में से जो परे होता है, कंचन और काम से जो मुक्त होता है, उसको स्टोइक कहते हैं, और इसका आंसर है डी, स्टोइक। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, अच्छा लगा कि बुरा लगा, है ना। तो सैनिक का मतलब होता है मानव द्वेषी, जो मानव से नफरत करता है, मिसएंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है मानव से प्यार करना, मिसएंथ्रोपिक मतलब नफरत करना। फोबिक तो फोबिया होता है ना, फोबिया तो जो है भयग्रस्त, भय है, डर है। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, किस चीज पर संदेह, संदेह का मतलब है शक करना, तो शक करना इसको कह सकते हो, संदेह है ना। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, अपैथी टाइप का, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टोइक। नेक्स्ट, स्कैरी मतलब डरावना, है ना, किस चीज को डरावना जो होता है उसको स्कैरी कहते हैं, है ना। स्कैड होता है, हाँ, लाइक मॉन्क, बिल्कुल सही कहा, है ना, सन्यासी जैसा, मॉन्क साधु जैसा, संत जैसा। अब तो आजकल के संत तो ऐसे ही से हो रहे हैं, का ही कहा जाए, है ना। एक एक श्री, एक एक 1008 राम रहीम बाबा जैसे लोग हो रहे हैं, तो क्या कहा जाए। संत एक अलग लेवल है। मैं जब पढ़ता हूँ संतों के बारे में तो मुझे लगता है कि वाकई में कुछ हमारे भारत में ऐसे संत हुए हैं, और भारत में ही बहुत ज्यादा ये सब चीजें होने का कारण है, और इसीलिए भारत को जो है कहा गया है कि बहुत बड़ा नाम मिला है, विश्व गुरु का नाम मिला है, तो कारण है इन संतों की। मैं जब पढ़ता हूं कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में स्थित मां काली के मंदिर का वो पुजारी, जो हर बात पर यह दावा करता है कि मैं अपने जीवन के हर काम करता हूं मां काली के कहने पर, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग इस देश की जो है छवि है उसको एकदम ऊपर बुनियादी जो है पहुंचाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए थे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जब जाते हैं उनके पास, तो जाने के बाद पूछते हैं कि ईश्वर आकार है कि निराकार है, तो व्यक्ति वो परिचय देते हुए कहता है कि ईश्वर ठीक समुद्र की तरह होता है, कि समुद्र में जब पानी होता है तो उसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जब बर्फ बन जाता है तो पूरा का पूरा आकार दिखाई देता है। इस आकार और निराकार की परिभाषा से अपने आप पर संदेह कर लिए नरेंद्र नाथ दत्त, और उनको लगा कि किस गुरु के पास ही पहुंच गया।
नरेंद्र दत्त के पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको वो, बहुत सारे डाउट थे जो उनके हमेशा दिल पर बोझ बने पड़े थे। वो चाहते थे कि इन सवालों के जवाब कैसे मिले, कैसे मैं मानूं कि ये गुरु अच्छे हैं, कैसे मैं मानूं ये गुरु बुरे हैं। नरेंद्र दत्त एक दिन क्या करते हैं, कुछ सिक्के निकालते हैं और जहां बैठते थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के बैठने की जगह पर वहीं पर सिक्के रख दिए। जो सिक्के रखे, जैसे रामकृष्ण परमहंस उस सिक्के पर बैठते हैं, उनको वो खनक सुनाई देती है। वो कहते हैं कि जरूर इसके नीचे कुछ है। उठते हैं और कहते हैं इसको हटाया जाए। हटाए गए तो वहां पर बहुत सारे सिक्के निकले। वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे शिष्य मौजूद थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की वो दिव्य ज्योति जो थी, वो दिव्य उनकी दृष्टि थी, वो सीधा नरेंद्र दत्त की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये भी ठीक ही है नरेंद्र, अपने गुरु को भी एक बार जांच ही लेना चाहिए। इस बात से नरेंद्र दत्त पूरा हैरान हो चुके थे, और हैरानगी का सबसे बड़ा कारण यही था कि इतने सारे लोग के होने के बावजूद भी वो किस दृष्टि से मुझे देख लिए, किस दृष्टि से मुझे पहचान लिए। उसके बाद उनके तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। वही नरेंद्र दत्त आंख बंद करके गुरु पर भरोसा करते हैं, पढ़ते जाते हैं, और जैसे वो विदा लेते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो नरेंद्र दत्त से उनका नाम पड़ जाता है वी विदिशानंद। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह होते हैं। अजीत सिंह के पास जब जाते हैं, वी विदिशानंद के नाम से जाते हैं और कहते हैं कि तुम भी कहीं नहीं, क्यों नहीं जाते हो, तुम भी जाओ दूर दराज जाके, तुम भी अपने भाषण से लोगों को बताओ हमारे भारत के बारे में। कहा गया कि मैं तो जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब पैसे की कोई चिंता नहीं है, हम तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे। जब अपने साथ वो शाही दरबार में लेके जा रहे थे तो उनको एक सरोपा, एक पगड़ी गिफ्ट किए, और पगड़ी गिफ्ट करके कहा कि हम कभी भी अपने शाही दरबार में नंगे सर नहीं जाते हैं। आपने जितने लोग फोटो देखे होंगे, वे विदिशानंद, उनके फोटो में आपने वो पगड़ी के साथ ही देखा होगा। वही व्यक्ति थे जिनको अजीत सिंह ने उनका नाम बदल दिया और वी विदिशानंद से उनका नाम कर दिया विवेकानंद, जिनको हमने उनके गुण को देखते हुए, स्वामित्व के गुण को देखते हुए, उनको हमने स्वामी विवेकानंद के नाम से कहा। आज भी हमारे दिलों पे राज करते हैं। हम नहीं जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में। दुर्भाग्य है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का कि हम ऐसे ऐसे लोगों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, कैसे उनकी चीजें आई। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला कैसे राजा बना। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने रंगीन मिजाजों को किस तरीके से दिल्ली के शाही दरबार में दिखाया, हम नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है। बहुत सारे ऐसे संत भारत में हुए हैं जिनके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो सम कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, शब्द नहीं कम पड़ेगा। कारण है यही, क्या ही कहा जाए, दुर्भाग्य है। तो वही है कि भारत में ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे मुनि, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं। तो मैं उनके बारे में जब पढ़ता हूं तो मतलब मुझे लगता है कि वाकई में हमारा देश महान है। मैं एक बड़ा ही रोचक जानकारी और देता हूं। मैं ऐसे देखा कि भारत में देखा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा पीक पर है हिंदू मुसलमान के विवाद का, एकदम पीक पर पड़ गया है। ये चीज सरासर गलत है और ये सबको समझना पड़ेगा। मैं और देखता हूं कि इस्लाम धर्म में, जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई, 7th सेंचुरी में हुई, तो 7th सेंचुरी में होने पर इस्लाम नया नया था। इस्लाम में बहुत सारे नियम कानून थे। इस्लाम में कहा गया था कि संगीत हराम है। इस्लाम में बताया गया था कि चित्रकारी हराम है। तो इस्लाम में भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर जाओगे तो वहां पर संगीत उंगीत नहीं होता है। लेकिन भारत में जब वही जो जितने मुस्लिम थे वो भारत में जब आए तो भारत में तो हमेशा से जो है गीत संगीत चलता रहता है, गाना बजाना चलता रहता है, गाना बजाना चलता रहता है हमेशा। शादी देखोगे गाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाना है, तिलक होगा गाना है, छेका होगा गाना है, किसी का मुंडन होगा गाना है, शाम को मंदिर में चले जाओ वहां गाना बजाना चलता रहता है। जब ये मुस्लिम आक्रमणकारी जितने सारे थे, मुस्लिम राजा बन के आए भारत में, उन्होंने देखा कि यहां पर तो गीत चलता है। धीरे 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 वो भी रहते गए। उनके अंदर भी एक गाने की जो है, गाने का जो मतलब क्रेज है उनके अंदर भी आ गया। वो भी गाना गाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट 9वीं शताब्दी में एक नया धर्म निकल के आया, सूफी। सूफी जो धर्म के जितने भी लोग थे उनका तो कहना था कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा को महबूब समझ के उनकी इबादत करते हैं। और इबादत करने का तरीका होता है सूफी म्यूजिक, सूफी संगीत। फिर हमने कवालियां सुनी, कवाली सुनने के बाद लगा कि यह तो इतना बढ़िया है। फिर उसके बाद पता चला कि जितने बेहतरीन, अगर जिसको हराम कह दिया गया कि म्यूजिक हराम है, संगीत हराम है, उसको लगा कि क्या ही कितना गलत बात कह दिया गया था। आप निकाल के देखना कि भारत के एकदम बेहतरीन 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 में से अगर कोई सिंगर होंगे वो मुस्लिम होंगे। मोहम्मद रफी साहब, जो है नुसरत फतेह अली खां, राहत फतेही अली खां, ए आर रहमान,
फिर उनको पता चला कि अच्छा इसका मतलब इतने दिन से हमें फिरकी ले रहा है। जितने बेहतरीन आप देखोगे कि जो चाहे कंपोजर हैं, आप बेहतरीन देखोगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, शहनाई वादक बेहतरीन, तो ये रॉन्ग नंबर था। लोगों ने पर्दा डाल दिया कि इस्लाम में संगीत हराम है। क्या बात करते हो। पंजाब पाकिस्तान के मुझे एक बेहतरीन सिंगर अगर पूछोगे तो एक तो अपने नुसरत फतेह अली खां है ही, राहत फतेह अली खां है, एक और जो हमारे नए जमाने के जो टाबर है उनके गाने को सुनते होंगे, आतिफ असलम। आतिफ असलम बहुत बेहतरीन सिंगर है। फिर पता चला कि अरे सबसे बेहतरीन तो सिंगर जो थे हमारे अपने भाई निकले। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। लोग जब देखोगे ना, लोगों को अपने अपने हिसाब से सियासती जो काम करते हैं ना, वो सियासी जो चीजें हैं ना उसमें आ जाती है ना। नहीं कहते हैं कि टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं, ताकत का नशा अक्ल पे भारी है तुम्हारे, जो तुम नहीं देख सकते वो हम देख रहे हैं। तो सियासी सियासत ऐसी चीज ही है, क्या कहा जाए। बेहतरीन गाने सुनोगे, सूफी म्यूजिक सुन लो, और तो और आप गजल देखो, गजल के साथ साथ आप देखो क्या कहते हैं कि उन कवालियों को सुनो, कहीं ना कहीं वो चीज है। छोड़ो, खैर वो सब बातें अलग चीज है। आइए इस पर आते हैं। स्कैरी का मतलब होता है डरावना, ऑफुल मतलब भी डरावना, ब्राइट मतलब चमक है ना, जो चमकीला होता है, चमक होता है। देखो कंफर्ट का मतलब होता है आराम, तो कंफर्टिंग मतलब होता है बड़ा ही आरामदायक है ना, बड़ा प्लीजेंट टाइप का। ये देखो प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, जो पुराना है, पुराना जो दिखाता है वो कहलाता है। और देखो क्या कहा, स्कैरी मतलब डरावना, ऑफुल मतलब डरावना, ब्राइट मतलब चमकदार, कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक, प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन। क्या पूछा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा है एंटोनिम, डरावना है, कोई भी चीज डरावना है तो ऑफुल तो सर सिनोनिम होगा, काट दो इसको। ब्राइट मतलब तो चमक है, ये तो पुराना है, तो ये क्या है, डरावना है, ये बड़ा अच्छा है। कंफर्टिंग है, कंफर्ट जो होता है वो चीज कहलाता है। और अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई भी चीज जब ज्यादा मात्रा में हो। सिनोनिम पूछा है तो एम्पल हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में ही होता है। डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है, स्कार्स का मतलब कमी होता है ना, इसी शब्द बनता है स्कार्सिटी, कमी से। यहां देखो स्कार्सली इसी शब्द बना है। बैरन का मतलब होता है बंजर, बिना रेन की जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। स्कार में सिटी की कमी है, स्कारसिटी है, स्कार में, स्कार की सिटी में स्कारसिटी है, कमी है। ये सारे शब्द थे कि जहां अबंडेंट का मतलब प्रचुर होगा, एम्पल का मतलब भी प्रचुर होगा, डिफिकल्ट का मतलब कठिन होगा, स्कार जो है स्कार्स का मतलब कम होगा, स्कारसली मतलब कमियों से, स्कारसिटी मतलब कमियां, तो बैरन मतलब बंजर। तो ये सारे शब्द आपके सामने हैं। अब देखो कह रहा है कि आई वुड लव टू, मैं चाहूंगा और मैं जो है मोहब्बत करना चाहूंगा, टू ऑर्गेनाइज करना द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। सिनोनिम पूछा है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, यहां पर तो साफ साफ देख रहा है। सर आप जिम जाया करो, आप मोटे हो गए हो। मैं मोटा हो गया हूं क्या, सही मोटा हो गया। चलो फिर ठीक है, कल से अब जो है, कल से जिम शुरू। मैं मोटा हो गया हूं क्या, बच्चे कह रहे हैं मोटा हो गया सर। मोटा हो गया हूं, कल से जिम शुरू। चलो चलो, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज मतलब होता है किसी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से लगाना, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से लगाना, अरेंज करना। बिल्कुल देखो, डी अरेंज मतलब होता है अरेंज मतलब बिगाड़ देना, डिसऑर्डर मतलब होता है व्यवस्थित नहीं है, ऑर्डर का उल्टा, कंफ्यूज मतलब होता है भ्रमित, तो अरेंज मतलब होता है एक क्रम में, है ना, अरेंज करना, सजाना, क्रम करना, बहुत सारे मतलब हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजन, ऑर्गेनाइज आयोजित करना, किसी चीज में लगाना, है ना, व्यवस्थित करना, यही अरेंज हो जाएगा। डी अरेंज मतलब अव्यवस्थित, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित, और कंफ्यूज मतलब भ्रमित करना। आंसर क्या हो जाएगा, अरेंज करना। ये रहा अरेंज। नेक्स्ट, राजू's जॉब एज अ क्लर्क seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed। ये क्वेश्चन बढ़िया है सर, सिर्फ वोकैब होगा, वोकैब ज्यादा पूछा ही है, क्या करा जाए। चलो देखो, कह रहा है कि राजू's जॉब, राजू की जो नौकरी है, एज अ क्लर्क ऐसा प्रतीत हुई, टू बी बैड की बहुत बुरी है, एट फर्स्ट शुरुआत में, बिकॉज ऑफ जिसका कारण यह था कि द लो सैलरी बहुत कम सैलरी, बट रिजल्टेड लेकिन इसका रिजल्ट यह हुआ, इन किस में
समथिंग गुड, कुछ अच्छा हैपनिंग लेटर जो बाद में हुआ, बिकॉज क्योंकि इट सेव्ड, बचा के रखा हिम उसे फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड, यानी उसे अनएम्प्लॉयड बना के रखा। नहीं, कुछ कुछ चीजें होती है कि जो पहले लगता है गलत हो लेकिन बाद में लगता है कि नहीं नहीं सही था, उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी एक ऐसा ब्लेसिंग जो छिपा हुआ है ना, एक छिपा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को बताते हुए मुझे कहानी याद आती है कि एक मेरा जो है क्वेश्चन बनाने वाले जो टाइपराइटर है, तो टाइपिस्ट जो है एक बार उसको दिल्ली जाना था और मैंने उसको क्वेश्चन भेज दिया, कुछ क्वेश्चन बनाना था तो मैंने भेज दिया इसको टाइप कर दो, और मैंने कहा कि इसको आज के आज मुझे दे देना, कल मैराथन है। वो टाइप करने लगा, टाइप करने लगा, उसको टाइम का पता नहीं चला, टाइम हो गया ज्यादा। उसकी ट्रेन थी दिल्ली की, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी, और वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में उसकी टिकट थी, उसकी रिजर्वेशन थी। अब क्या हुआ कि जो मतलब मेरे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में उसको लेट हुआ, लेट होने के बाद क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बना के भेजा, उसमें करेक्शन थे, उसको सही किया, उसके बाद वो स्टेशन पर गया था तो पता चला ट्रेन निकल चुकी है, कि ट्रेन छूट गई। उस ट्रेन में वो बैठा था, मैं सॉरी उस ट्रेन में बैठने बैठने से रुक गया क्योंकि ट्रेन छूट चुकी थी। पता चला कि वही ट्रेन थोड़ी देर के बाद जाके रघुनाथपुर एक जगह है, वहां पर ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो गया, उसी ट्रेन में उसको जाना था। अगले दिन आया और कहा कि सर आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी जान कैसे बचा ली? उसने कहा कि सर कल आपने मुझे क्वेश्चन बनाने को दिया था और कल मैं दिल्ली जाने वाला था, मेरी रिजर्वेशन थी उस ट्रेन में, और अगर मैं उस ट्रेन में जाता, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है रघुनाथपुर में, तो मैं भी शायद हो सकता था कि आपका अगला क्वेश्चन बनाने के लिए मैं भी नहीं बचता। तो वही क्या है, ब्लेसिंग है जो छुपा हुआ है, तो वही है द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वही चीज होता है। चलो आगे बढ़ो। तो यही बार बार मैं उसको चीज को बताता हूं। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, अब वॉज है ना, तो हैड तो होगा नहीं, नॉट है तो डिड नॉट होगा। अब देखो डिड नॉट है तो डिड के बाद प्रिपेयरिंग नहीं होता और डिड के बाद प्रिपेयर होता है। यहां डिड प्रिपेयर करा है, नॉट है तो डिड नॉट प्रिपेयर होगा। आंसर हो गया सी। और देखो बरसर का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब एक तरीके से बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, बरसर करना, ऊंची तरीके से बोलना, मतलब नहीं बहुत ज्यादा ढीठ पना तरीके से, वो है स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है। ढीठ बरसर को मतलब मन बढ़ा कहते हैं जिसको। डिमेंटेड मतलब पागल होता है, डिमेंट सीमेंट, सीमेंट लगा के डिमेंट कर देती है, पागल बना देती है। एब्सर्ड मतलब बेतुका, और लेजी का मतलब होता है सुस्त। देखो क्या कहा मैं, बरसर का मतलब होता है नीडर, ढीठ टाइप का जो होता है ना, निर्भीक नीडर टाइप का होता है, मतलब डरता ही नहीं है। और स्टबर्न का मतलब जिद्दी हो गया, डिमेंट मतलब पागल, एब्सर्ड मतलब बेतुका, और लेजी मतलब आलसी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहां पर सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो सिनोनिम स्टबर्न, जिद्दी, नीडर। आंसर ए, सीजीएल टीयर 1 का है क्वेश्चन। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये पूछा है स्पेल्ड जो है स्पेलिंग एरर से। देखो DEFINIT डेफिनेटली, तो पहले तो डेफिनेटली से आंसर देख लो, डेफिनेटली से बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। DEFINITELY, DEFIN नहीं, ये भी गया, DEFINE नहीं, NITELY, डेफिनेटली आंसर है, इसी से आ गया डेफिनेटली। हाँ ठीक है, आंसर ए हो गया डेफिनेटली। नेक्स्ट ये देखो, एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अले हिज एंजाइटी। अले का मतलब होता है शांत करना, छोटा बच्चा रोता है तो अले ले ले, अले ले ले ले, उसको शांत कर देते हैं, अले कर देते हैं, तो अले ले ले करके क्या कर दे, अले करते हैं शांत करते। एक और शब्द होता है एली, एली का मतलब होता है दोस्त, तो अले मतलब शांत करना। उल्टा पूछा है तो एग्रावेट मतलब उकसा देना, भड़का देना। मिटिगेट मतलब शांत करना, सिंप्लीफाई मतलब सरल करना, मुलीफाई मतलब शांत करना। देखो ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, और ये तो सिंप्लीफाई सरल कर देना है। उल्टा है क्या, एग्रावेट, क्या पूछा है, उल्टा पूछा है एग्रावेट। क्या कहा, अले का मतलब शांत करना है ना, एग्रावेट मतलब भड़का देना, मिटिगेट मतलब कम करना, सिंप्लीफाई मतलब सरल करना, सिंप्लीफिकेशन बचपन में पढ़ा था, मुलीफाई मतलब शांत करना। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बता दो इसका आंसर। तो देखो दिस कैन टर्न, ए से नहीं होगा, ए को काट दिया। यहां पर देखो दे आर मोस्टली, दे तो खत्म, सी भी खत्म, दे कौन,
टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। देखो क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस। ऑब्जर्वेटरीज जो होती है वो एक प्लेस होती है जहां पर स्टडी की जाती है, ठीक है। उसके बाद दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स। उनको बनाया जाता है अक्सर माउंटेन के टॉप्स पर, ठीक है। उसके बाद टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप। टेलीस्कोप को प्लेस किया जाता है एक डोम शेप में, रूफ पर, उसके छत पर ऑफ द बिल्डिंग के। दिस कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी देखो यहां पर क्या है कि डी के बाद ए होगा, डी के बाद ए यहां पर है, यहां देखो डी के यहां बाद है, तो ये कट गया, आंसर हो गया सी। चलिए उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। आज के इतना ही, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, बाकी पढ़ेंगे कल और सारी चीजों को आगे की तरफ देखेंगे। चलिए, तो आप मन लगा के पढ़िए और सारी चीज़ों को आगे ऐसे ही देखते रहिए। आपका जो सेट है ये आपको अपलोड करा दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज जो पूरा सेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, कल का सेट है आपको मिल जाएगा, कल सुबह में मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 1 घंटा पहले मैं दे दूँ, जैसे 11 बजे क्लास होती है ना, आपको 10 बजे मैं दे दूँ और 10 बजे से आप लगाना बैठ जाओ। 1 घंटा पहले, मेरे से आने से पहले आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद देखो आप क्या है। चलिए मन लगा के पढ़िए, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।